महालक्ष्मी के घरवाले एक एक्स्ट्रा चाबी की मदद से उसके 1 BHK फ्लैट में दाखिल होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ उसके फ्लैट का मेन गेट बंद था बल्कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब महालक्ष्मी की मां मीना राणा और महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी दोनों फ्लैट के अंदर जैसे तैसे अपना मुंह और नाक ढक के अंदर एंटर करते हैं। अंदर घुसते के साथ ही उन दोनों को एक बहुत ही गंदी बदबू का भपका आता है। लक्ष्मी, जो उसकी बड़ी बहन थी, लक्ष्मी अपने फोन में सारी चीजें अंदर फ्लैट की सारी पूरा सीन रिकॉर्ड कर रही थी। अंदर जाने के बाद महालक्ष्मी की मां और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी ने चारों तरफ देखा कि बदबू कहां से आ रही है। उन लोगों ने फ्लैट के अंदर का वॉशरूम चेक किया, बाथरूम टॉयलेट वगैरह चेक किए, पर उस गंदी बदबू की वजह वहां पे कुछ नहीं मिली। महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन ने देखा अंदर कि अंदर कोई बेड नहीं है और सिर्फ एक फर्श पे एक चादर पड़ी हुई है और उस पर एक बेडशीट और ये सब सारा वहां पे सामान रखा हुआ था। साथ ही वहां पे एक ब्लैक कलर का एक सूटकेस भी रखा हुआ था, पर बदबू की वजह उन लोगों को नहीं मिली। फिर फाइनली महालक्ष्मी की मां की नजर एक जगह आकर वहां थम गई जहां से बहुत ज्यादा गंदी एक बदबू का भपका आ रहा था और वहां पर सैकड़ों मक्खियां भिन-भिना रही थीं, और वो था वहां पर रखा एक फ्रिज। महालक्ष्मी की मां जब उस फ्रिज को खोल के देखती हैं तो वहां पर इतनी गंदी, बहुत गंदी बदबू होने के कारण महालक्ष्मी की मां और बहन बहुत पीछे हटकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर जैसे ही वो फ्रिज के अंदर झांक कर देखती हैं तो अंदर देखने के बाद दोनों की चीखें निकल जाती हैं। महालक्ष्मी की मां ने देखा कि अंदर फ्रिज के सबसे टॉप वाले शेल्फ में महालक्ष्मी के पैरों के टुकड़े पड़े हुए हैं और बीच वाले शेल्फ में महालक्ष्मी का कटा हुआ सर रखा हुआ है। यह देखते ही महालक्ष्मी की मां और बड़ी बहन चीखने लगती हैं और चीख पुकार सुन के आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और वहां भीड़ जमा हो जाती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी अंदर जैसे तैसे डबल मास्क लगाकर अपना मुंह वगैरह ढककर अंदर आती है और साथ ही मेडिकल टीम और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। फ्रिज के अंदर का वो मंजर देखकर महालक्ष्मी की मां और उसकी बड़ी बहन घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। शायद ही कोई शख्स होगा जो ऐसा मंजर देख पाए और जिसमें कि जब ऐसा कुछ अपने के साथ हुआ हो। और पुलिस भी जब अंदर फ्लैट के अंदर एंटर करती है तो वो भी वो फ्रिज के अंदर का मंजर देखकर शॉक हो जाती है। पुलिस ने भी शायद अपनी लाइफ में ऐसा पहली बार देखा होगा। अब वहां पर जब मेडिकल टीम और फोरेंसिक टीम पहुंचती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो यह पता चलता है कि फ्लैट के अंदर कोई भी फोर्सेबल एंट्री नहीं थी, यानी कोई जो कातिल था, जो अपराधी था, वो अंदर जबरदस्ती फ्लैट के अंदर फोर्सफुली नहीं घुसा था, यानी महालक्ष्मी उस अपराधी को जानती होगी। दोस्तों, टीवी न्यूज मीडिया में यह चीख चीख कर इलैबोरेट किया जा रहा था कि महालक्ष्मी की मां और जब बड़ी बहन फ्लैट के अंदर एंटर होती हैं तो चारों तरफ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए थे, पर हकीकत में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अपराधी बहुत ही शातिर था, उसने बहुत ही सफाई से फ्लैट की सफाई की थी और खून के सारे धब्बों को साफ कर दिया था। फॉरेंसिक टीम ने जब एक केमिकल की मदद से फर्श पर चेक किया तो यह पता चला कि जो अपराधी था उसने बहुत ही सफाई से क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश की है और वो चाहता था कि ब्लड के स्ट्रेन्स फ्लोर पर कम से कम रहें। अब जांच के लिए महालक्ष्मी के बॉडी के कटे हुए टुकड़े और उस फ्रिज को जांच के लिए भेज दिया गया। शरीर के टुकड़ों की गिनती जब शुरू हुई तो शुरू में 30 टुकड़े सामने आए, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती गई वैसे वैसे पता चला कि महालक्ष्मी के शरीर के टोटल 59 टुकड़े किए गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन महालक्ष्मी से इतनी नफरत करता था जिसने महालक्ष्मी का यह हश्र किया। तारीख थी 20 सितंबर 2024। बेंगलुरु के व्याली कवल में बसप्पा गार्डन के पास एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को तेज बदबू से जीना मुश्किल हो गया था। यह बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। जब लोगों ने उस बदबू को ट्रेस करने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से यह इतनी गंदी बदबू आ रही है। लोगों ने जब चेक किया तो उस फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट का ताला लगा हुआ था। अब क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा थी और वहां उस फ्लैट पे ताला लगा हुआ था तो पड़ोसियों ने मकान मालिक को कॉल किया। मकान मालिक वहां पहुंचता है और देखता है कि वहां पे सच में ताला लगा हुआ है और यह फ्लैट जिसका है वह उस फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी रहती है और वह कुछ महीनों पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई है। मकान मालिक जब रेंट एग्रीमेंट निकालता है तो रेंट एग्रीमेंट पर दिए गए नंबर पे जब मकान मालिक महालक्ष्मी को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रेंट एग्रीमेंट पे एक इमरजेंसी नंबर में महालक्ष्मी की मां और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर भी दिया हुआ था। मकान मालिक उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी को कॉल करके बताता है कि आपकी बहन महालक्ष्मी के फ्लैट का ताला लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यह सब सुनने के बाद महालक्ष्मी की मां और बहन काफी घबरा जाते हैं। अब क्योंकि मकान मालिक ने उन लोगों को शाम के 7 बजे फोन किया था तो उस दिन आना पॉसिबल नहीं था। अब अगले दिन जब महालक्ष्मी की मां और बहन वहां पहुंचते हैं और जब देखते हैं कि वहां पे इतनी गंदी बदबू आ रही है और वहां फ्लैट का ताला लगा हुआ है और महालक्ष्मी का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, यह तीनों बातें देखकर उनको किसी अनहोनी होने का डर सताने लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस अनहोनी का डर उन्हें था, असलियत तो उससे भी ज्यादा कई गुना खौफनाक और भयानक थी।
अब जब महालक्ष्मी की बहन और माँ फ्लैट में एंटर करते हैं तो वहां फ्रिज में उनको महालक्ष्मी के बॉडी के 59 टुकड़े मिलते हैं। जांच करने के बाद एफएसएल टीम ने बताया कि महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट्स एक एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच गए हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी पर कीड़े लग चुके हैं। अब क्योंकि उसके पार्ट्स फ्रिज में रखे हुए थे तो इसलिए काफी दिनों तक बदबू नहीं आई। बदबू धीरे धीरे फ्रिज से बाहर निकली और धीरे धीरे उस घर के बाहर पहुंची। इस बात से यह साफ था कि महालक्ष्मी का कत्ल काफी दिनों पहले हो चुका था। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया। दरअसल महालक्ष्मी के माता पिता ओरिजिनली नेपाल से बिलोंग करते थे। उसकी माँ का नाम था मीना राणा और पिता का नाम था चरण सिंह। उनके 2 बेटे हुकम सिंह और नरेश और 2 बेटियां लक्ष्मी और महालक्ष्मी थीं। बड़ी बेटी लक्ष्मी की शादी इमरान के साथ हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा कर लिया। वहीं छोटी बेटी महालक्ष्मी की शादी हेमंता के साथ हुई थी और हेमंता और महालक्ष्मी की एक बेटी भी थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हेमंता और महालक्ष्मी पिछले साल सितंबर 2023 से अलग रह रहे हैं और शुरू के कुछ दिन तक तो उनकी बेटी महालक्ष्मी के साथ रही, लेकिन कुछ महीनों बाद महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को हेमंता के साथ छोड़ दिया और अब हेमंता ही अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा था। हेमंता की एक मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी और वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी एक क्लोथिंग स्टोर पर काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले जो शक जाता है वो पति पर जाता है, क्योंकि उन दोनों की बन नहीं रही थी और वो अलग रहते थे। पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे पहला नाम हेमंता का था। पुलिस ने हेमंता को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। हेमंता ने पुलिस को बताया कि हेमंता और महालक्ष्मी की पिछले साल लड़ाई हो गई थी और वो अलग रह रहे थे। हेमंता ने यह भी बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से महालक्ष्मी ने हेमंता को छोड़ दिया था और वह अलग रह रही थी। अलग रहने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तक तो अपनी मां के साथ रही, लेकिन कुछ दिनों बाद महालक्ष्मी ने अपनी मां को छोड़ दिया और वह इसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। वहां रह रहे पड़ोसी लोगों ने बताया कि महालक्ष्मी यहाँ पे 6 महीने पहले शिफ्ट हुई थी और उसका मोहल्ले में किसी से इंटरेक्शन और बातचीत नहीं थी, क्योंकि वह सुबह 9:30 बजे अपनी जॉब के लिए चली जाती थी और रात को 10:30 बजे वापस आती थी। अब महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने बताया कि कुछ लोगों ने महालक्ष्मी को एक लड़के के साथ अपने फ्लैट में आते जाते देखा है। इनफैक्ट वो लड़का महालक्ष्मी के साथ कुछ दिनों तक फ्लैट में भी रुका था। अब यह पॉइंट पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब पुलिस एक अपने अलग तरीके से जांच करना शुरू करती है और महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को और ज्यादा डीपली खंगालना शुरू करती है। पुलिस ने कई टीमें बनाई। एक टीम जिसने महालक्ष्मी के सारी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकालनी शुरू की, दूसरी टीम जिसने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया और तीसरी टीम जिसने हेमंता दास को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे और सही से पूछताछ करनी शुरू की। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास तब आना शुरू हुई जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक हुआ। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए, एक उसका स्टोर मैनेजर, दूसरा वही काम करने वाला एक कॉमन फ्रेंड और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को महालक्ष्मी के कातिल होने का पूरा शक था, क्योंकि एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर उसने महालक्ष्मी और उस तीसरे लड़के की चैट्स पकड़ ली थी। उस शख्स का नाम था अशरफ, जो बाय प्रोफेशन बेंगलुरु में बार्बर था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने अपने ही पति हेमंता के खिलाफ फिजिकल वायलेंस की एक झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी। हेमंता की कई सारी बातें पुलिस को वेरीफाई करने के बाद सच मिली, जिसके बाद पुलिस ने हेमंता को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया। अब पुलिस की लिस्ट में अशरफ प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। पुलिस जैसे जैसे न्यूज मीडिया से छुपके अशरफ को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे सख्ताई से पूछताछ करती है। उससे सख्ताई से पूछताछ करने के बाद अशरफ ने बताया कि उसने कई महीनों पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी और पुलिस ने उसकी और भी सारी बातों को जब वेरीफाई किया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस करने पर जो अशरफ के द्वारा दिए गए बयान को वेरीफाई किया, तो यह पता चला कि अशरफ सच बोल रहा है और महालक्ष्मी के साथ हुए इस कांड में अशरफ का कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने अशरफ को भी क्लीन चिट दे दी। अब पुलिस के लिए अहम हो गया था कि उस क्लोथिंग आउटलेट में जाकर पूछताछ करना जहां पर महालक्ष्मी जॉब करती थी। पुलिस जब वहां उस क्लोथिंग आउटलेट में जाती है और महालक्ष्मी के बारे में वहां काम कर रहे, जॉब कर रहे लोगों से पूछताछ करती है, तो वहां पर एक नए शख्स का नाम पुलिस के सामने आता है। पुलिस को यह पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे से ही लीव पर थी और आज तक वह स्टोर पर नहीं आई है। और उसी दिन से एक वो जो नया शख्स जिसका नाम आया है पुलिस के सामने, वह शख्स भी स्टोर पर नहीं आया है और वह भी गायब है। अब पुलिस वहां उस क्लोथिंग आउटलेट से उस शख्स का नंबर लेती है और उस पर कॉल करती है। पुलिस जब कॉल करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। पुलिस ने जब उस शख्स की कॉल डिटेल्स निकाली, सारे रिकॉर्ड्स निकाले, तो उसका लास्ट डायल नंबर पुलिस को मिला। पुलिस ने उस लास्ट डायल नंबर पे कॉल किया तो एक स्मृति रंजन ने फोन उठाया। पुलिस ने स्मृति रंजन से पूछा कि यह नंबर किसका है, तो स्मृति रंजन ने बताया कि यह नंबर मेरे भाई मुक्ति रंजन का है।
जो वह उस स्टोर में काम करता है। पुलिस के हाथ अब गुनहगार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस को यह डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी फैक्ट्स अगर बाहर न्यूज मीडिया में गई तो उनकी इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो सकती है और जांच में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को हिडन रखा। मुक्ति रंजन के भाई और उसकी मां के द्वारा दिए गए बयान से इस केस की सारी तस्वीरें साफ हो गईं। पुलिस को पता चला कि मुक्ति रंजन आज से लगभग 6-7 महीने पहले बेंगलुरु के इसी क्लोथिंग स्टोर में जॉब करने आया था, जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। महालक्ष्मी से मुलाकात होने के बाद दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों साथ में ना सिर्फ काम करते थे बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त बिताते थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता था। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था, पर मुक्ति को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया नागवारा गुजरा। मुक्ति रंजन ने नोटिस किया कि महालक्ष्मी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसने मुक्ति से एक दूरी बना ली है। मिलना तो जैसे बिल्कुल ही बंद हो गया था और स्टोर पर घंटों घंटों तक वह फोन पर किसी से बात करती थी। महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी और खासकर जब उसको कोई रोक टोक करता था तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। और इसी वजह से अब उसने मुक्ति रंजन पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया था और वह मुक्ति रंजन पर हाथ उठाने से पीछे नहीं हटती थी। वह ना वक्त का लिहाज करती थी ना ही जगह का। अगर उसको गुस्सा आया, बहस हुई दोनों में, तो वह मुक्ति पर हाथ उठा देती थी। पर मुक्ति महालक्ष्मी से कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच था, इसलिए फिर कुछ टाइम बाद दोनों में सुलह भी हो जाती थी। अब ऐसे सिनेरियो में रिलेशनशिप भले ही टॉक्सिक हो, पर एक दूसरे को ना ही छोड़ा जाता और ना ही साथ रहा जाता। अब 1 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन लास्ट जॉब पर जाते हैं। नेक्स्ट डे से वो लोग जॉब पर नहीं गए थे। अब मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से मिलने की जिद करने लगता है। महालक्ष्मी उसको मिलने के लिए मना करती है। मुक्ति जब उससे जबरदस्ती कहता है कि मैं तुम्हारे फ्लैट पे आ रहा हूं, तो महालक्ष्मी पुलिस में मुक्ति के अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद अशोकनगर की पुलिस मुक्ति रंजन को उठा लेती है और ना ही सिर्फ उसके साथ मारपिटाई करती है बल्कि उसकी जेब में पड़े पूरे 10,850 रुपए भी लूट लेती है। अब मुक्ति रंजन के साथ हुई पिटाई और उसके लूटे गए पैसों से महालक्ष्मी के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन फिर भी मुक्ति उसको फिर से कॉल करता है और एक लास्ट बार मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए महालक्ष्मी मान जाती है और उसको अपने फ्लैट में आने की इजाजत दे देती है। अब जब मुक्ति रंजन वहां लक्ष्मी के फ्लैट पर पहुंचता है तो दोनों में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। महालक्ष्मी मुक्ति पर शादी का प्रेशर बना रही थी क्योंकि उसे पता था कि मुक्ति से उसको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, लेकिन मुक्ति जानता था कि जिसको पैसों का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हों, ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना ठीक नहीं है। और इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हुई और यह लड़ाई एक भयानक मोड़ ले लेती है। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर जा चुका था और मुक्ति ने एक भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद महालक्ष्मी वहां बेहोश हो गई। महालक्ष्मी को खून में लथपथ देख मुक्ति का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था और उसने फिर महालक्ष्मी का गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। अब रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 सितंबर 2024 का दिन चढ़ चुका था। मुक्ति महालक्ष्मी की बॉडी के साथ देर रात तक उसी के फ्लैट में बैठा रहा, लेकिन अपराध तो हो चुका था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद को कैसे बचाएगा। पूरी रात सोचने के बाद मुक्ति के दिमाग में एक प्लान आया। मुक्ति अगले दिन 11 बजे मार्केट जाता है और वहां से एक तेज धार चाकू लेकर आता है और उसी चाकू से मुक्ति महालक्ष्मी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है। मुक्ति का पहले प्लान था कि महालक्ष्मी के बॉडी के टुकड़े करके उस सूटकेस में रखे और उस सूटकेस को ठिकाने लगा देगा, लेकिन जिस जगह पर महालक्ष्मी का फ्लैट था वहां पर उस इलाके में लोग काफी देर रात तक भी घर के बाहर रहते थे, तो उसको फंसने का डर था, तो इसलिए उसने महालक्ष्मी के बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में ही रखना ठीक समझा। मुक्ति ने महालक्ष्मी के बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में भरा और पूरे फ्लैट को अच्छे से साफ कर दिया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था और इसीलिए उसे महालक्ष्मी के मर्डर का गिल्ट और डर सताने लगा था। वह समझ गया था कि गुस्से में आकर उसने जो गलती की है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता और वह जिस दलदल में फंसता जा रहा है उससे निकलना लगभग नामुमकिन है। अब मुक्ति के दिल और दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब 1-2 दिन इधर उधर भटकने के बाद वह बहुत ज्यादा डर चुका था, घबरा चुका था, उसके दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो उसने फिर अपने एक भाई स्मृति रंजन को कॉल किया, जो कि बेंगलुरु में ही रह रहा था। उसने वो स्मृति से मिलता है और मिलने के बाद उसको पूरी घटना बताता है कि कैसे उसको महालक्ष्मी ने लूटा था और लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसका कोई अफेयर हो गया था और उसने सोने की चेन काफी बार महालक्ष्मी को दी थी और इतने सारा पैसा लुटाने के बाद भी महालक्ष्मी का एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा था, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने महालक्ष्मी के साथ यह कर दिया। अब मुक्ति अपने भाई स्मृति से कहता है कि तुम भी यह शहर छोड़ दो, जिसके बाद वो दोनों वह शहर छोड़ के चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद मुक्ति रंजन ओडिशा में अपने माता पिता के घर चला जाता है, उनके पास चला जाता है। रात का खाना खाते टाइम मुक्ति की माँ ने नोटिस किया कि मुक्ति काफी परेशान है,
मुक्ति की माँ ने जब उससे पूछा कि बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो, तो मुक्ति ने अपनी माँ को भी वह सारी घटना बता दी थी। उसने जो महालक्ष्मी के साथ किया उसने सब बता दिया था, लेकिन उसने वह एग्जैक्ट नहीं बताया था कि उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया है। मतलब उसने यह नहीं बताया था कि महालक्ष्मी के कैसे उसने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए हैं। प्रीति को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का डर सताने लगा था, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वह बचने नहीं वाला, और वो अपनी फैमिली को भी इस चीज में घसीटना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली पर कोई ट्रबल आए। और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे मुक्ति अपने पिता की स्कूटी लेकर बाहर जाता है, और वहां पे मौजूद लोगों ने नोटिस किया, देखा कि कब्रिस्तान में एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर किया, पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस ने देखा कि वहां पर एक स्कूटी, लाश के पास एक स्कूटी है और वहीं पर एक बैग है, मोबाइल फोन है। पुलिस ने जब जांच की, जब पहचान करने की कोशिश की, तो पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन है। मुक्ति रंजन ने मौत को गले लगा लिया था। पुलिस ने जब जांच की तो देखा कि उसके बैग में एक डायरी है, और डायरी में 2 पेज का एक नोट बना हुआ है। वह नोट लगभग 13 सितंबर के आसपास का था। मतलब उसने वह नोट 13 सितंबर या उससे पहले बनाया होगा। उस नोट में मुक्ति रंजन ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना कन्फेशन एक्सेप्ट किया था। उसने यह बताया था, लिखा था कि उसने ही महालक्ष्मी के साथ यह हश्र किया है, और उसने यह भी बताया था कि कैसे महालक्ष्मी की वजह से उसके साथ पुलिस ने इतनी मार पिटाई की और पुलिस ने उसके साथ लूटपाट की, और कैसे महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था और वह महालक्ष्मी को काफी पसंद करता था दिल से, पर क्योंकि वह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था और वह एक्स्ट्रा अफेयर में थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में जो किया, उसने वह सारी बातें 2 पेजों में लिखी हुई थी। और उसके बाद फिर यह सूचना बेंगलुरु पुलिस को मिलती है, जो मुक्ति रंजन को कुछ दिनों से तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन की सिर्फ बॉडी मिलती है। अगर समय रहते मुक्ति का भाई स्मृति रंजन पुलिस को सब कुछ बता देता तो शायद आज मुक्ति जिंदा होता, लेकिन वह सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ऐसी सिचुएशन में लोग अपनों का ही साथ देते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से स्मृति की भी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का केस, जिसमें महालक्ष्मी के लालच ने और दुर्व्यवहार ने कैसे उसकी तो खुद की जान गई भी और एक परिवार को भी बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।